अच्छा, यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी होनी चाहिए, पर उससे भी पहले आप इस डायरेक्टिव को पढ़े। कोविड-19 की वैक्सीन सभी को लगी थी, और अगर नहीं भी लगवाते आप तो वहां तक की वॉलंटरी था। अगर एडमिशन लेनी होती या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से आपको आगे जाना होता तो उसके लिए आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए था कि आपने ये वैक्सीन ले रखी है। अब जब ये वैक्सीन लोगों ने ले तो ली, गवर्नमेंट ने बोला कि ये वैक्सीन आपको लगवानी पड़ेगी, बच्चों को बोला गया एडमिशन नहीं मिलेगी अगर आप ये वैक्सीन नहीं लगवाते हो, तो मतलब एक तरह से कंपल्शन थी कि आपको वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वैक्सीन दी जाएगी। अदरवाइज शायद जिस टाइम का वो पेंडेमिक है उस टाइम वो 1000-2000 में भी डॉक्टर्स भेज सकते थे या हॉस्पिटल भेज सकते थे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करी जाएगी। उस टाइम भी मुद्दा आर्टिकल 21 का ही था, राइट टू लाइफ। ठीक है, इस टाइम भी मुद्दा आर्टिकल 21 का ही है। इसमें बोला गया कि वैक्सीन आपने फटाफट बना दी, बहुत सारी कंट्रीज ने फटाफट से mRNA टेक्नोलॉजी यूज करी, जिसको अब यूएस ने बैन भी बोला है करने को। रशिया को बोला था ना, जब वो कौन सी वैक्सीन आई थी, ठीक है, एंटेरोमिक्स, वो जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह के आसपास कैंसर हो जाते हैं, तो उसको लेके उन्होंने एक mRNA वैक्सीन बना दी। तो बोला कि इसके ट्रायल बहुत कम होते हैं और ट्रायल ज्यादा से ज्यादा आपको करने पड़ेंगे ताकि वो वैक्सीन और ज्यादा एक्यूरेट बन सके। अब ये जो नो फॉल्ट कंपनसेशन पॉलिसी है, कोविड-19 के जो एडवर्स इफेक्ट आए थे, अब जब कोविड-19 की वैक्सीन लगी, माइल्ड सिम्टम तो हर वैक्सीन के आते हैं, कई बार मेडिसिन से भी आ जाते हैं, जो आप नॉर्मली भी एलर्जिक रिएक्शन वाली मेडिसिन लेते हो। पर कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से अब ब्लेम गेम शुरू हुई। जो लोग थे वो बार बार केस डाले जा रहे हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, पिटीशंस चल रही हैं कि इनकी जबरदस्ती वैक्सीन लगाने की वजह से हमारी बॉडी पे बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आए। कईयों की बॉडी पहले शायद हेल्दी भी थी, बाद में वो बहुत एडवर्सली इम्पैक्ट हुए। कईयों की शायद पहले सर्जरी वगैरह हो रखी थी, उनको क्लॉट्स बनने शुरू हो गए, पर हुआ सब कब, जब वैक्सीन लग चुकी थी। अब शायद उतने एडवर्स इफेक्ट के केसेस ज्यादा भी नहीं थे, मतलब यूं ले लो कि अगर 10 करोड़ लोगों को वो वैक्सीन लगी थी तो 1 करोड़ लोगों के ऊपर वो इम्पैक्ट आया। तो इसमें बोला गया कि हॉस्पिटल भी ये नहीं बोल सकते कि हमारी नेग्लिजेंस रही, वो तो एक्सेप्ट करेंगे भी नहीं वैसे भी। तो लोग भी ये नहीं बोल सकते कि हॉस्पिटल की पूरी तरह से नेग्लिजेंस थी। यहाँ पे हमने देखा कि एडवर्स इफेक्ट हुए जो कोविड-19 वैक्सीन थी। तो यहाँ पे बोला कि बिना, सेंटर ने जैसे सजेशन दे दिया कि जो सिविल या फिर जो आपके कंज्यूमर कोर्ट्स हैं उनमें अगर केस फाइल करते हैं तो उनका केस हम देख लेंगे, उनको कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड कर दी जाएगी। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि ऐसा नहीं होगा कि जो केस फाइल करेगा या पिटीशन डालेगा उनके लिए ही आप एफर्ट डालोगे। जहां जहां पे भी विक्टिम्स को एडवर्स इफेक्ट फेस करने पड़े हैं बिकॉज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन या और भी जो रिलेटेड वैक्सीन है, वहां पे आपको कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो ये वर्डिक्ट बोल लो, एक तरह से स्टेटमेंट बोल लो, जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक प्रिंसिपल आता है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। आप इस चीज के पीछे नहीं भागोगे कि हमारी गलती कितनी थी या आपकी गलती कितनी थी या किसने केस फाइल करा, तब जाके आप वो कंपनसेशन प्रोवाइड करोगे, आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू हेल्थ, और वो भी सही तरीके से होना चाहिए। तो अगर वैक्सीन आपने उस टाइम पे कंपल्शन क्रिएट करी थी तो आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब कंपनसेशन भी आपको देनी चाहिए। तो ये जो नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ही है, एक तरह की वर्डिक्ट भी नहीं बोल सकते इसको, अभी के लिए ऑब्जर्वेशन ही है। थोड़ी सी आपको डिबेट दिखेगी, जो सेंटर ने बोला होगा ऑब्वियस ही बात है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल ऑपोजिट ही होगा, और जो लोग हैं वो फाइट कर रहे हैं जिनको ये एडवर्स इफेक्ट देखने पड़े थे। ठीक है, तो नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्शन दी यूनियन गवर्नमेंट को कि जहां जहां पे भी विक्टिम्स ने सफर करा है, उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आए हैं, उनको ये चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल की गलती थी। हॉस्पिटल ये नहीं बोलेगा कि हमारी गलती नहीं थी। वो जो ब्लेम गेम वाला चलता है ना एक टाइम पीरियड की, नहीं उसकी गलती थी, मेरी गलती थी, वो यहाँ पे नहीं होगा। अगर पेशेंट ने बोला कि एडवर्स इफेक्ट हुए थे तो वहां पे कंपनसेशन ऐड होनी चाहिए। मिसयूज इसका भी हो सकता है, अब क्या पता ज्यादा चंक इंक्रीज कर जाए कि हमारे ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट हुए थे। पर देखा गया है ये कोविड-19 के टाइम पे बड़े सारे लोगों के प्लेटलेट्स या तो बन ही नहीं रहे थे, कईयों के बन रहे थे तो वो भी क्लॉटिंग क्रिएट कर दे रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एडवर्स इफेक्ट तो थे कोविड-19 वैक्सीन के। अब ग्लोबल प्रैक्टिसेस कहाँ कहाँ पे होती है, कई बार वैक्सीन की वजह से ऐसे एडवर्स इफेक्ट लोगों में आते हैं, पॉपुलेशन में आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, इनमें भी, इन कंट्रीज में भी कंपनसेशन स्कीम चला रखी है, तो इंडिया में भी होनी चाहिए। ये आ गई एक तरह से ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। इसमें यह भी नहीं बोला जाएगा कि स्टेट की गलती थी, इस गवर्नमेंट की गलती थी, मैन्युफैक्चरर की गलती थी। जहां पे एडवर्स इफेक्ट है, एज पर आर्टिकल नंबर 2, राइट टू हेल्थ सभी को दे रखा है एज अ फंडामेंटल राइट, कंपनसेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन आ गई बाय सुप्रीम कोर्ट। अब रिजेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिटिगेशन, बार बार कोई सिविल या कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपनी कंप्लेंट डाल रहे हैं, कोई पिटीशन डाल रहे हैं कि इसके एडवर्स इफेक्ट हुए थे, उनका आपने वेट नहीं करना है कि जिसने डाली उसी को कंपनसेशन दी जाएगी। तो ये चीज डिनाई कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। एंड दूसरी चीज, मतलब अनइक्वल एक्सेस टू जस्टिस,
आर्टिकल 14 के ही अंदर आप ये भी पढ़ते हो ना, जस्टिस सभी को मिलना चाहिए। प्रियम्बल में भी आप देखते हो एक सोशल जस्टिस भी वहां पे लिखा होता है। जस्टिस के 3 फॉर्म है, जिसमें से एक आता है सोशल जस्टिस, तो वो भी उसमें लिखा हुआ है। एंड स्टेट का पॉजिटिव ऑब्लिगेशन, वही आर्टिकल नंबर 21 जो राइट टू लाइफ एंड हेल्थ के बारे में बात करता है। तो स्टेट की ड्यूटी बनती है कि वो अपने सिटीजन्स को अगर कोई हार्म क्रिएट हुआ है, नेग्लिजेंस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, तो उनको कंपनसेशन वहां पे प्रोवाइड करी जाए। आर्टिकल 14 आ गया जस्टिस के साथ, आर्टिकल 21 आ गया हमारे हेल्थ के साथ। तो दोनों ही फंडामेंटल, दोनों नहीं, दोनों आएंगे फंडामेंटल राइट आएंगे। आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 की 5 तक आता है, तो वहां तक सारे आपके आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। जितने भी स्टेट लेड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, अगर इवन एडवर्स इफेक्ट्स उसके रेयर भी हैं, तो अगर एडवर्स इफेक्ट आए हैं कंपनसेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। कोजाई मैंडेटरी, कोजाई मतलब आधा सा, बीच की जो स्टेट आती है, ट्रांजिशनल जो स्टेट होती है। कोजाई मैंडेटरी नेचर ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब आधा ही बोलेंगे ना इसको। जैसे मैंने बोला वैक्सीन सभी को लेनी पड़ी, मतलब आप चाहते या ना चाहते, तो शायद आपको एडमिशन लेनी थी, वहां पे बोल दिया सर्टिफिकेट लेके आओ, तो वॉलंटरी भी था, कंपल्शन भी थी, आपको एडमिशन नहीं मिलेगी अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो इनडायरेक्टली वो क्या हुआ, मैंडेटरी था कि आपको वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी। तो कोजाई नेचर आ गया वैक्सीनेशन का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी आ रही थी। आगे आपको कहीं जाना था तो वहां पे पहले पूछा जा रहा था वैक्सीन लगवाइए, अगर आपने बोल दिया हाँ सर्टिफिकेट दिखाओ, तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कोजाई मैंडेटरी तो था जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। एंड कंपनसेशन बियॉन्ड सर्वेलियंस, यहाँ पे एक कमेटी थी AEFI कमेटी, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट उस बॉडी के ऊपर आए जिस भी पेशेंट ने वो वैक्सीनेशन इनटेक करी थी, तो उसके लिए कमेटी भी बिठाई और बोला कि हमने मॉनिटरिंग प्रोग्राम तो चला रखा था। मॉनिटरिंग मतलब कि जनता में जाएंगे, सर्वे करेंगे, देखेंगे कितने लोगों को एडवर्स इफेक्ट आए थे। पर यहाँ पे ये चीज भी डिनाई करी गई है कि सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करनी है, कंपनसेशन पे आओ। मॉनिटरिंग तो मतलब आपने देख लिया जाके हाँ एडवर्स इफेक्ट आए हैं, फिर उसके बाद क्या किया, स्टेप क्या लिया। तो इस कमेटी का भी रेलिवेंस उतना ही था कि आपने सिर्फ देख लिया कि कहाँ कहाँ पे एडवर्स इफेक्ट आए। उसके बाद नो एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहाँ पे कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई फॉल्ट था या नेग्लिजियंस था, अगर एडवर्स इफेक्ट आए हैं अगेन कंपनसेशन आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पे ब्लेम की बात ही नहीं है, नेग्लिजेंस की बात ही नहीं है, हमारी गलती नहीं थी उसकी बात ही नहीं है, पेशेंट की बॉडी पे तो एडवर्स इफेक्ट आए, तो वहीं पे ये चीज रिवॉल्व कर रही है। जितने भी डायरेक्टिव आते हैं या जजमेंट आती है कभी भी कोर्ट की, वो एक ही चीज के आसपास रिवॉल्व कर रही होती है, मतलब उस चीज को आपको समझाने की ट्राई करती है, तभी बार बार कंपनसेशन वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रीवियस जुडिशियल स्टैंड भी है, मतलब 2021 में भी एक केस आया था, गौरव कुमार बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब कोविड-19 की वजह से बहुत सी डेथ्स भी हुई थी, तो यहाँ पे एनडीएमए को बोला गया था आपको एक्स ग्रेशिया देना पड़ेगा, आप वॉलंटरली आगे आए और जो विक्टिम की फैमिलीज हैं उनको एक एक्स ग्रेशिया प्रोवाइड करें। और एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आ गई, वैसे इस एसडीएमए होते हैं जो स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं, तो इन्होंने डायरेक्टिव लॉन्च करे, एनडीएमए ने फिक्स कर दिया एक कंपनसेशन अमाउंट दैट इज 50,000 रुपीज, और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसमें से बोला कि स्टेट में जो भी विक्टिम की फैमिलीज है उनको इतना पैसा एलोकेट करा जाए। पर ये किस फॉर्म में दिया गया था, इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। डेथ किसकी वजह से हुई थी, कोविड-19, ये भी एक तरह का डिजास्टर ही था कोविड-19, पर वो मेडिकल डिजास्टर था, ठीक है तो डिजास्टर, इतनी सारे लोग इफेक्ट हुए एकदम से और ऊपर से डेथ्स होने लगी, तो ये एनडीएमए ने एसडीआरएफ में ये चीजें गाइडलाइन प्रोवाइड करी, 50,000 रुपीज यहाँ पे सेट करे गए थे एज अ कंपनसेशन। और उसके बाद प्रोसेस को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया कि अगर जो डेथ है वो 30 डेज ऑफ पॉजिटिव टेस्ट, किसी ने टेस्ट करवाया, कोविड-19 प्रूव हो गया था उस टाइम पे कि हाँ SARS-CoV-19 से ही ये सफर कर रहा है, तो यहाँ पे बोल दिया कि 30 दिन के विद इन अगर उस पर्सन की डेथ हुई है तो ये एक्स ग्रेशिया उनको एलोकेट करा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। मतलब वॉलंटरली बोला गया ऑर्गेनाइजेशन को ये आगे आए और ये पैसा कंपनसेशन के फॉर्म में एलोकेट करे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस कमेटी भी बनाई गई थी। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्यों गए, ताकि और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और एक्यूरेट डाटा आपके पास अवेलेबल हो सके। 2022 का एक और केस आता है, जैकॉब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करा था वैक्सीन अप्रूवल को, और साथ में वही वाली कमेटी जो एडवर्स इफेक्ट देख रही थी आफ्टर इम्यूनाइजेशन, तो कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को आप कंटिन्यू कर सकते हो, पर जो मॉनिटरिंग है उसमें आप सिर्फ देखते हो, कंपनसेशन में आप हेल्प भी करते हो। और ये पार्ट है आर्टिकल नंबर 21, जो वैक्सीनेशन है वो फोर्सफुली इंपोज नहीं करी जा सकती, और वो कोजाई नेचर था मैंडेटरीनेस का, जो कोविड-19 की वैक्सीन लगी थी। कोजाई मतलब वही
कि अगर ना भी लगवाएं तब भी चलेगा, पर कहीं पे जाना है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से तो वहां पे फिर आप एंट्री नहीं ले सकते हो। तो वो कज़ाए नेचर तो था मैंडेटरी का। ये जो 2022 का केस आया था, इसमें यही चीज बोली गई कि आप फोर्सिबली जो वैक्सीनेशन है उसको नहीं इंड्यूस कर सकते किसी के अंदर। इनडायरेक्टली तो वो भी फोर्सफुली कंडीशन हुई ना कि आप नहीं भी ले रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगेगी। तो ये आया था 2022 के केस में। इसके बाद साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, कुछ तो कॉमन साइड इफेक्ट थे। दो ही तरह के साइड इफेक्ट आए थे जो बाकी पॉपुलेशन में आए होंगे, या तो बुखार वगैरह रहा होगा थोड़े टाइम के लिए, या कोल्ड हो गया होगा माइनर सा, पर एक एडवर्स इफेक्ट भी था जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसिस नाम की आपने कुछ बीमारियां सुनी होंगी। थ्रोम्बो जो वर्ड है ये प्लेटलेट के साथ जुड़ा होता है। साइटोपिनिया का मतलब है ब्लड, जो प्लेटलेट का काउंट है वो बहुत ही कम हो चुका था। जो एक एडिक्वेट वैल्यू होती है प्लेटलेट की जो आपकी बॉडी में होनी चाहिए, उसे नंबर बहुत ज्यादा वर्सन कर चुका था। तो कॉमन साइड इफेक्ट में वही जो हर वैक्सीन में आते हैं लगभग, फटीग रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, हेडेक रहा या फीवर रहा। आपको आए थे ऐसे कोई साइड इफेक्ट? मैंने देखा कि सबको ही आ रहे हैं। बुखार आ गया था पूरी क्लास को और अगले दिन वाइवा था हमारा फाइनल, तो मैंने भी बोल दिया मेरे को भी साइड इफेक्ट आ रखा है, बुखार आ रखा है, तो पीसीएम खाइए अभी के लिए। सभी को आ रहा, मुझे नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट। वो अपनी अपनी इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। उस टाइम पे इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, आज के टाइम पे लगा होता तो शायद पता नहीं कौन सा ही एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि अभी इम्यूनिटी लो है। तो इम्यूनिटी भी फैक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा फीवर भी रहा होगा कहीं पॉपुलेशन में, एक चंक को, मेजर चंक में यही वाली प्रॉब्लम थी, फटीग, टायर्डनेस या फिर जो फीवर रहता है। इवन जब आपको एक और टेटनस की वैक्सीन लगती थी उसमें भी यही वाले साइड इफेक्ट होते थे। कहीं तो अगले दिन आते नहीं थे कि बुखार आ गया या टायर्डनेस है। अगेन डिपेंड करता है फैट कंटेंट कितना है उस बॉडी के अंदर या इम्यूनिटी कितनी है उस बॉडी की। उस टाइम पे भी मुझे कोई ऐसा सिम्टम नहीं आया था जो एक वैक्सीन का आना चाहिए। आपको आए थे? हाँ, एक थर्ड में होती है, एक फिफ्थ में होती है, एक कईयों को एट्थ में लगती है, कईयों को नाइन्थ में, कईयों को टेंथ में, डिपेंड करता है डिस्पेंसरी के पास कितना टाइम है। रेयर सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो बहुत कम होंगे पर उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत रिगरस हो सकते हैं, मतलब उस पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़ सकता है। जिसमें से एक था मायोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। कार्डियो वर्ड आ गया, आपके हार्ट के साथ रिलेटेड है। तो जो हार्ट की लाइनिंग होती है ना, बिल्कुल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम क्या होता है? वो जो आउटर कवरिंग होती है हमारे हार्ट की, जो शॉक वगैरह, मैकेनिकल शॉक कभी लग जाते हैं बॉडी को तो उससे प्रोटेक्ट करके रखती है। तो एमआरएनए वैक्सीन बनी थी उस टाइम पे, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए वाली वैक्सीन, जिसको अभी के लिए यूएस ने बैन करा हुआ है कि इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है। जो बेटर रिजल्ट वाली वैक्सीन है उनके ऊपर काम करो। कौन कौन सी होती हैं? तो जैसे लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, आगे लिखी है वो, और वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस वगैरह यूज करा जाता है तो उसके साथ वैक्सीन को बनाया जाता है। उनके क्लिनिकल ट्रायल भी 4 फेजेस में चलते हैं, मतलब वैसे 3 भी चल जाते हैं। पहली जो क्लिनिकल ट्रायल रहता है वो आप एनिमल्स वगैरह पे कंडक्ट करते हो, उसमें गिनिया पिग वगैरह ले आते हैं या रैट्स को उठा के ले आते हैं कि इनके ऊपर टेस्टिंग कर लेंगे। दूसरा जो फेज आता है हॉस्पिटल्स में, जो ऑलरेडी जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी होती है, तो पेशेंट के ऊपर क्या क्या नेगेटिव सिम्टम्स आए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपना लाइफ स्पैन ठीक ठाक कवर कर लिए होते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में उनको भी इंक्लूड करा जाता है। एंड फिर थर्ड ट्रायल जो होता है वो फाइनल टेस्टिंग होती है, जहां पे एक पॉपुलेशन में पायलट बेसिस के ऊपर वो वैक्सीन यूज करनी शुरू कर दी जाती है। अब एमआरएनए, जब वो रशिया ने भी एंट्रोमिक्स नाम की एमआरएनए वैक्सीन बनाई कि कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाएगा, एक तरह से ट्रीटमेंट तो कहाँ ही होता है वैक्सीन से, बोलने की बात है, पर रशिया ने क्लेम कर दिया था कि 100% रिजल्ट ये लाके देगा। और क्लिनिकल ट्रायल करा था 50 लोगों पे 3 फेजेस में। अब 50 लोग वो भी बहुत कम नंबर है, ये 3 डिजिट में तो होना चाहिए पहला जब ट्रायल आप करते हो। तो बोला जाता है कि चौथा भी जो कंट्रीज कर लेती है उनके पास इनकम ठीक ठाक होती है, प्लस वो चाहते हैं कि हमारी जो वैक्सीन है वो ठीक ठाक एक्यूरेट रहे, तो एक्यूरेसी के पीछे वो भाग रहे होते हैं। अब ये एमआरएनए वैक्सीन भी उस टाइम पे ठीक ठाक बनी जब कोविड-19 का टाइम था, रेस लगी हुई थी प्रॉपर कि कौन सबसे पहले वैक्सीन बनाएगा। हम भी उस रेस के पार्टिसिपेंट थे, भारत बायोटेक था, देन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया था, हम भी वैक्सीन बना रहे थे। अब ये जो एमआरएनए वैक्सीन है, जैसे फाइजर की थी, बायोएनटेक, मॉडरेना, ये सारी वैक्सीन जो बनी थी एमआरएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके बनी थी, जिसमें एक मैसेज डाल दिया जाता है एमआरएनए के अंदर किस तरह का कोई एंटीजन बाहर आ रखा है तो आप इम्यूनिटी डेवलप करना शुरू करो। अभी आ रही हूँ टाइप्स पे, थोड़ा सा याद रख लो। मैसेंजर, बस इंफॉर्मेशन कैरियर की तरह वो एक्ट करता है। वैसे ही थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम भी आई जिसमें ब्लड क्लॉट्स बन रहे थे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की प्रॉब्लम भी आई, दैट इज लो नंबर ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट ही प्रॉपरली नहीं बन पा रहे थे। प्लेटलेट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसी को थ्रोम्बोसाइट भी बोल देते हो आप। रेड ब्लड सेल का क्या होता है? इरिथ्रोसाइट, एंड व्हाइट का ल्यूकोसाइट। ल्यूको का मतलब होता है कोई चीज कलरलेस है या तो व्हाइट से कलर की टोन दे रही है, तो वैसे आ जाता है। तो ये जो टीटीएस मतलब ये थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ब्लड क्लॉट भी बन रहे हैं प्लस प्लेटलेट का नंबर भी घटता जा रहा है, ये वाली प्रॉब्लम भी कहीं ना कहीं वैक्सीन के साथ लिंक थी। और कौन सी वाली? जो वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, जैसे कि
एस्ट्राजेनिका की थी, जेंसन, वो जॉनसन एंड जॉनसन जो थेराप्यूटिकल कंपनी है यूएस की, उन्होंने ये बनाई हुई थी। तो इनसे रिलेटेड ये टीटीएस को लेके बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। इवन यूके में क्लेम भी करा गया कि हाँ जी, कोविड-19 की वैक्सीन की वजह से ये टीटीएस वाली प्रॉब्लम आ रही है कि ब्लड काउंट भी, ब्लड क्लॉटिंग भी हो रही है और प्लस जो प्लेटलेट का नंबर है वो भी डिक्रीज कर रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट करा था ये। और ये वाली प्रॉब्लम, हाँ, मेरे नियर बाय भी हुई थी किसी को, उनकी पहले ही सर्जरी हो रखी थी, तो उनको ये टीटीएस वाली प्रॉब्लम भी हुई थी। अच्छा, वैसे ही हो गया था। हाँ, मतलब वही था ना कि कुछ पॉपुलेशन ऐसी भी थी जो इम्यूनिटी से ऑलरेडी सफर कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी उनमें। इवन मेरे ब्रदर को भी वैक्सीन के बाद काफी सारे हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस सफर करने पड़े। और मेरी एक क्लासमेट भी थी, वो आपने सुना है विटियो लाइगो करके जो प्रॉब्लम होती है, क्या होता है उसमें, व्हाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं। अब उसका जब ट्रीटमेंट चला था तो उसको मना करी गई थी कि वैक्सीन नहीं लेनी है। रीजन यही था कि ऑलरेडी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी एक सर्जरी हो रखी थी ऑलरेडी, जो थाई वाला पार्ट होता है ना, वहां से स्किन उठाई गई थी और उसके गले वाले पोर्शन में डाली थी। तो सर्जरी को भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब यही 2-3 साल, पर उस बीमारी के हिसाब से वो थोड़ा ही टाइम पीरियड माना जाता है। अब वो ठीक भी हो गई थी प्रॉपर, कोई वैसा व्हाइट पैच बचा नहीं था। अब देखो यहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी रोल प्ले करता है, जिसके पास है वो उतनी इनकम कि वो सर्जरी उतनी अफोर्ड कर सके, वही करवा सकते थे। अब जब वैक्सीनेशन करनी थी तो उस टाइम पे शायद पीयू के एडमिशंस चल रहे थे, तो वहां पे सर्टिफिकेट मांगा था कि दोनों वैक्सीनेशन आपने इनटेक करी हो। अब वैक्सीन उसको डॉक्टर ने मना भी करा, उसने बोला अरे भाई नंबर पड़ गया है तो वैक्सीन तो लेनी पड़ेगी। अब नंबर पड़ गया था, वैक्सीन भी ले ली गई, उसके बाद वो दोबारा से पैचेस सारे इमर्ज कर गए। तो वो डिपेंड करता है आपका बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे है। तो देखे गए ये सारे हेल्थ हैजार्डस जो चीजें हैं वो बड़े सारे लोगों ने सफर करी हैं। कहीं बिल्कुल फेवर में भी है इस चीज के, हम डिनाई भी नहीं कर रहे, आप फेवर मत करो। कईयों ने बूस्टर भी लिए, बूस्टर लिया था आपने, कईयों ने लिया होगा, कईयों ने, वो चॉइस वाला था। थर्ड नंबर पे बूस्टर आए थे, पहले वैक्सीन एक, फिर दूसरी वैक्सीन का डोज, 45 डेज का गैप था मेरे ख्याल से, उसके बाद दूसरे वैक्सीन का डोज लगा था। एंड जो तीसरा था वो बूस्टर डोज था। उसमें जो पॉपुलेशन थी वो एल्डरली को सबसे पहले प्रायोरिटी दी थी। और ये जो वैक्सीन हैं सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स उस टाइम पे बच गई हैं, जो प्रेगनेंसी वाली पीरियड से सफर कर रही थी, उनको बोल दिया गया था आपने ये वैक्सीन नहीं लेनी है कि माँ और बच्चे के लिए खतरनाक भी हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं ये डाउट भी डाल रहा था वैक्सीन के ऊपर। तो कुछ होंगी ऐसे हमारे स्टूडेंट भी होंगे जो प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे, तो उनकी स्किप हुई है जस्ट, बाकी उन्हें सभी ने ली है। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन। इस बार पंजाब के पेपर में सीधा सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ऊपर हेडिंग दे दी थी मेरे ख्याल से लाइव एटीन्यूएटेड वायरस के कैटेगरी डाली हुई थी, और उसमें 3-4 डिजीज दी थी नीचे, और पूछा कि कौन से वाला जो वैक्सीन था इस वाले मैकेनिज्म से डेवलप करा था। तो उसमें एक पोलियो भी था ऑप्शन, आंसर भी वही था। और इवन जब आप पोलियो वायरस डिजीज के बारे में पढ़ते हो साइंस एंड टेक वाले पार्ट में, ये चीज बताई भी जाती है कि लाइव एटीनेटेड वायरस वैक्सीन है, इस प्रिंसिपल पे से बनाया है। पर पहले आता है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड नाम से पता लग रहा है कि जो वायरस है उसको पूरी तरह से इनएक्टिवेट कर दिया गया है। इनएक्टिवेट का मतलब होता है उसको किल कर दिया गया है। किल कैसे करोगे, हाई टेम्परेचर और केमिकल्स का यूज करा जाता है। तो मतलब वो एक बॉडी बच जाएगी जो हमारी बॉडी के अंदर डाली जाएगी, और बॉडी का जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो एक्टिवेट कर जाएगा कि कोई एंटीजन बाहर से आए। तो मतलब स्ट्रक्चर, सूरत उसकी वही रहेगी जैसी एक्चुअल में वायरस की थी, पर वो किल्ड फॉर्म रहेगी। हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये कोई एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर हुआ है। ठीक, इनएक्टिवेटेड वायरस लगे इसके बारे में पता, यहाँ पे किल्ड फॉर्म ऑफ वायरस को डाला जाएगा बॉडी के अंदर, बस ये बताने के लिए बॉडी को कि कल को ऐसा एंटीजन बॉडी के अंदर आ सकता है, ताकि वो पहले ही क्या बना दे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए था। और इनएक्टिव फॉर्म किसकी थी, वायरस की थी, क्योंकि अगर जिंदा डाल दिया उसी फॉर्म में डाल दिया तब तो इन्फेक्ट कर जाएगा पर्सन उस बीमारी से। अगला आता है लाइव एट्यूनेटेड वायरस। अब लाइव है, यहाँ पे जिंदा है वायरस, यहाँ पे वीकेंड फॉर्म डाली जाती है उस वायरस की। मतलब उसको बिल्कुल ऐसे सोच लो, कोई पर्सन है उसकी टांगे तोड़ दी जाए, बाजुएं तोड़ दी जाए, वो बिल्कुल ऐसे वीकन फील करेगा ना, बस वैसे ही करा जाएगा लाइव एट्यूनेटेड वायरस के केस में। यहाँ पे वायरस वही है पर कुछ चीजें इसकी तोड़फोड़ कर दी जाएगी, उसको बिल्कुल वीक कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोल देते हैं, लाइव एट्यूनेटेड वायरस। क्यों, वो चल रहा है अभी भी, जीवित है, पर वीक कर दिया गया है उसको, उतने इंपैक्ट वो आपकी बॉडी में जाके डालेगा नहीं। अगेन काम इसका भी क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाना। पहले जो वीकेंड फॉर्म आपकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करी है, एंटीबॉडी उसको लेके बननी शुरू हो जाए। इनएक्टिवेटेड में किल्ड, लाइव एटीनेटेड में वीकेंड वायरस रहेगा। अगला आता है सब यूनिट वैक्सीन। सब यूनिट नाम से पता लग रहा है वायरस की तोड़ मोड़ कर दी गई है। ये देखो, ये पहले पूरा स्ट्रक्चर था, अब इसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। इसके जो पेप्टाइड होंगे, कैप्सिड पढ़ा था ना आपने, आउटर कवरिंग होती है वायरस की जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके देती है। अब पेप्टाइड हो सकते हैं, प्रोटीन हो सकती है, पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, सारे इसके ही पार्ट हैं
मतलब अब वायरस को क्या किया आपने, पीसेस में तोड़ दिया, अब वो पीस आपकी बॉडी के अंदर डाले जाएंगे। सारा नहीं डाला उसको एज अ स्ट्रक्चर की फॉर्म में, ना तो वीक करके डाला, उसके छोटे छोटे सब यूनिट डाले। इवन बहुत सी वैक्सीन हैं जो इस प्रिंसिपल की तरफ भी आ रही हैं, पर वही चीज है, क्लिनिकल ट्रायल उतने ज्यादा नहीं दिखेंगे आपको। पर्ट्यूसिस पढ़ी थी एक बारी हमने, वो पिंक कफ भी जिसे बोलते हैं, तो उसके लिए भी बनाई गई थी जो वैक्सीन, वो इसी के प्रिंसिपल पे थी, सब यूनिट वैक्सीन। इसके बाद आता है डीएनए एंड एमआरएनए वैक्सीन। यहाँ पे जो एंटीजन होगा ये बॉडी के इनसाइड ही मैन्युफैक्चर करेगा। अब एमआरएनए क्या कर रहा था, आपने बॉडी के अंदर डाल दिया, वो क्या लेके जा रहा था, इंफॉर्मेशन। एक उसने हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाई कि ऐसा जैसा वायरस आ सकता है बॉडी के अंदर, एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दो। वो जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर था, डीएनए या फिर आरएनए। और वायरस में आपने देखा है दोनों तरह के जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है या फिर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है, और वो चेंज भी कर सकता है। जब म्यूटेशन करेगा तो शायद डीएनए से आरएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसी के एग्जाम्पल भी आपने याद रखने हैं। लाइव एटीन्यूएटेड, ओहो हाँ ये दोनों का ही है, लाइव एटीन्यूएटेड में आएगा, ट्यूबरक्लोसिस भी है, और ये ओरल पोलियो वैक्सीन की बात कर रहे हैं। ओरल वो जो 2 बूंद जिंदगी की आप पी के आते थे उसकी बात कर रहे हैं, वो लाइव एटीन्यूएटेड के ही ऊपर बेस्ड थी। इसके बाद मीजल्स आते हैं। मीजल छोटे छोटे स्पॉट्स पड़ जाते हैं बॉडी के ऊपर, रेड कलर की अपीयरेंस होती है। रोटा वायरस आ गया, येलो फीवर आ गया, इन सभी की जो वैक्सीन बनी है वो लाइव एटीनेटेड प्रिंसिपल पे बनी है। ये ओरल पोलियो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो जो 2 बूंद जिंदगी की आप देख रहे थे बार बार। इसके बाद आता है इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेटेड में आ गया किल्ड फॉर्म, जहां पे वायरस को पूरी तरह से किल कर दिया गया है। इसमें भी एक पोलियो वायरस वैक्सीन आएगी, दोनों ही है इसमें प्रिंसिपल, पर जब वो क्वेश्चन पूछा था तो उसमें पोलियो ही एक सिग्निफिकेंट ऑप्शन थी जो आपने पिक करनी थी। एंड होल सेल पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस के 2 फॉर्म्स होते हैं, एक ए सेल्युलर फॉर्म भी होती है, यहाँ पे लिखा है होल सेल। होल सेल मतलब पूरा का पूरा सेल का स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एक आता है आपका ए सेल्युलर पर्ट्यूसिस, जिसमें सब यूनिट फॉर्म ऑफ वैक्सीन का प्रिंसिपल लगाया गया था। इनएक्टिवेटेड का मतलब किल्ड एंटीजन, तो यहाँ पे पर्ट्यूसिस और दूसरा पोलियो वायरस की ही वैक्सीन, तो दोनों प्रिंसिपल के ऊपर आपका पोलियो वाला एग्जाम्पल आ जाएगा। एंड आता है सब यूनिट। सब यूनिट जहां पे वायरस को तोड़ मोड़ कर दिया पूरा, और उसके छोटे छोटे सब यूनिट वो पेप्टाइड या प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में आगे फर्दर इम्यून रिस्पांस को जनरेट करने के लिए यूज करेंगे। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा भी है इसका, टाइप बी वाला। न्यूमोकोकल, न्यूमोकोकल अगेन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो भी सब यूनिट वैक्सीन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। इसके बाद आते हैं, एक टॉक्सोइड वाली भी होती है। टॉक्सोइड नाम से पता लग रहा है इसमें टॉक्सिन का यूज करा जाएगा। जैसे चींटी होती है, चींटी जब काटती है कौन सा फॉर्मिक एसिड निकलता है, तो आपको पता है एक टॉक्सिन वो रिलीज करेगा। तो ये भी जो टॉक्सोइड इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन है, यहाँ पे टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। वो जब काटेगा या जब वो वायरस जाएगा बॉडी के अंदर या कोई भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जाएगा तो एक टॉक्सिन रिलीज करता होगा, तो उस टॉक्सिन को यहाँ पे लाया जाएगा। यहाँ पे वायरस या बैक्टीरिया का कोई लेना देना नहीं है, पर जो उसने टॉक्सिन रिलीज करा उसको यूज करते हैं। जैसे टेटनस का जो टॉक्सोइड है उसको टेटनाई करके बोल देते हैं, तो वैसा उस टॉक्सिन को यूज करेंगे। डिप्थेरिया कहा जाता है। डिप्थेरिया भी एक बार हमने पढ़ा था, कैसा था ये, मतलब क्या इसका एक प्रोमिनेंट सिम्टम निकल के आता था जो देखने में भी अजीब लगता है। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा और मुंह के अंदर जाओ, यहाँ पे एक ग्रे कलर की हार्ड लेयर डेवलप हो जाती है डिप्थेरिया के केस में। तो उसका जो वैक्सीन बनाया है वो भी टॉक्सोइड इनएक्टिवेटेड फॉर्म डाली गई है, मतलब जो टॉक्सिन था उसको इनएक्टिवेट कर दिया कि वो अपना इफेक्ट ना डाल पाए, बस बॉडी को पता लग जाए कि इसके अगेंस्ट आपको क्या बनानी है, एंटीबॉडी। उसके बाद आते हैं आरएनए बेस्ड। सबसे ज्यादा डीएनए और आरएनए वाली वैक्सीन में हम देखें तो एमआरएनए सबसे प्रोमिनेंट कर रही है इस टाइम पे, जिसके ऊपर यूएस ने बोला कि रोकनी पड़ेगी शॉर्टकट में, नहीं तो हर किसी जो बीमारी की वैक्सीन है वो रेडी हो जा रही है इस वाली फॉर्मेशन की वजह से। यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन वाला काम नहीं था, यहाँ पे मेन काम ही क्या था, इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करना। तो एमआरएनए जो वैक्सीन है उस प्रिंसिपल को शॉर्टकट भी माना जाता है, शॉर्टेस्ट मेथड भी माना जाता है वैक्सीन का। रादर देन उसको पूरी तरह से रोकने के, बेटर है कि उसके ऊपर और ज्यादा स्टडी करी जाए, रिसर्च करी जाए कि इसको और कैसे आप कॉम्प्रिहेंसिव या फिर एक्यूरेट बना सकते हो रोकने के कंपैरिजन में। एंड इन विवो डेंड्राइटिक सेल नॉन रेप्लिकेटिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं, डेंड्राइटिंग वर्ड किससे रिलेटेड है, न्यूरॉन के साथ। डेंड्राइट जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास करने की हेल्प करता है। तो ऐसी जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पे एमआरएनए वैक्सीन का स्कोप देखा जा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे, यहाँ पे वही लिखा है जो हमने पीछे देखे, वही दोबारा से डिटेल में लिखे हुए एग्जाम्पल के साथ। तो इस टेबल को भी आप एक बार देख सकते हो। 4 तरह की थी मेनली। टॉक्सोइड वाली तो वैसे याद रख लेना, टॉक्सिन के साथ बात कर रहा है वो, जो वायरस बॉडी में जाएगा कौन सा टॉक्सिन उसने रिलीज करा तो उसको इनएक्टिवेट करने की बात करी हुई है।